शुभोदय बच्चों। पिछली बार हम देखा ना कि लेसन 2 में आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले उस पाठ में माँ जी उसको क्या क्या बातें बताती हैं, अच्छी अच्छी बातें कि शाम में पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, समुद्र के पास जब जाओगे तो दरिया को सलाम करो, ये सब बातें कर रही थी ना। ये सब हमने देखा। देखिए आगे चलकर पाठ में क्या होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए, कबूतरों को मत सताया करो, वह हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले मुकुंद माने गोलकार शिखर पर घोंसले बनाने की इजाजत दे दी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। कबूतरों को मत सताया करो माने कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए, कबूतरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पिजियंस को। वह हजरत मोहम्मद के अजीज हैं। अजीज का अर्थ देखना यहाँ पर दिया गया है प्यारा। अजीज माने क्या है? प्यारा। मोहम्मद, हजरत मोहम्मद जो है उनके बहुत ही प्यारे हैं ये कबूतर। उन्होंने उन्हें अपनी मजार, मजार माने क्या है देख लेना, अर्थ यहाँ पर है दरगाह। मजार माने क्या है? दरगाह के नीले घुमंद माने यहाँ पर गोलकार जो शिखर, दरगाह के ऊपर जो शिखर होता है ना, उस शिखर पर उन्हें घोंसला बनाकर अपने अपने नेस्ट बनाकर रहने के लिए इजाजत, इजाजत माने आज्ञा देनी है। और इसके साथ क्या बोल रहे हैं? मुर्गों को परेशान मत करना माने कॉक्स जो है ना उनको परेशान मत करना, डोंट माने डिस्टर्ब, क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुल्ला से पहले, मुल्ला माने क्या है? जैसे टेम्पल्स में पुजारी होते हैं, चर्च में फादर्स होते हैं ना, उसी तरह से मस्जिद में जो है मुल्ला होते हैं। ओके, ये मुल्ला लोग जो है पहले उठकर आजाद देकर सबको जगाते हैं। उनसे ही पहले उनको जगाने के लिए, मुल्ला साहब को जगाने के लिए कौन उठते हैं सुबह? ये मुर्गे जो है उठकर आजाद देकर उन्हें उठाते हैं, इसलिए उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आगे देखिए क्या होता है। देखिए आगे, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाएं मौलवी, कोयल गाएं गीत। यहाँ पर एक अच्छा सा दोहा दिया हुआ है, छोटा सा दोहा देखना। इसका भाव क्या है? सबकी पूजा एक सी, सबकी पूजा जो है एक ही रहती है। सब किसके लिए पूजा करते हैं? भगवान के लिए पूजा करते हैं। अलग अलग है रीत, लेकिन उसके तरीके जो हैं, पूजा करने की पद्धति जो है वह अलग अलग रहती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है देखना। चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सिख या ईसाई, सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, केवल तरीका अलग होता है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई गुरुद्वार जाता है, इसलिए कहते हैं कि रीत अलग है। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है, वैसे ही कोयल बागों में पेड़ों में बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। इसका भाव क्या है देखिए। चाहे हिंदू या मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सभी एक ही ईश्वर का गुणगान करते हैं। सब लोग एक ही भगवान का पूजा करते हैं, केवल तरीका अलग होता है, उसकी जो पद्धति है वह अलग होती है। जैसे कोई मंदिर में जाकर पूजा करता है तो कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, कोई गिरजाघर में जाकर प्रे करता है, इसी तरह से कोई गुरुद्वार में जाते हैं। इस तरह से अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं, लेकिन सब लोग किसके लिए पूजा करते हैं? भगवान की ही पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि रीत अलग है। रीत माने पद्धति जो है अलग है। उसी प्रकार, उसी तरह से मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है। मौलवी साहब जो है लाइक पुजारी, ओके, मस्जिद में जाकर अल्लाह के बारे में, अल्लाह को किस तरह से प्रेयर करना है ये हमें बताकर प्रसन्न करते हैं। वैसे ही उसी तरह से कोयल भी भगवान को पूजा करती है, माने अपने राग में कोयल बागों में पेड़ों में जाकर बैठकर वहां पर मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है, अपनी बोली से जो है सबको प्रसन्न करती है। देखिए आगे चलकर आगे क्या होता है। देखिए आगे चलकर क्या है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे।
उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछलकर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। ये लेखक का घर कहाँ था? ग्वालियर में उनका घर था। उस मकान में दलान के दलान माने वरांडा में दो रोशनदान थे, दो वेंटिलेटर्स जो होते हैं ना, वो थे, खिड़कियां थे, वेंटिलेटर्स की खिड़कियां जो थे, दो थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। उस वेंटिलेटर्स के पास क्या हुआ था? कबूतर के एक जोड़े ने आकर घोंसला, अपना जो घर है, उसको बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उछक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया। एक बार क्या हुआ था? एक बिल्ली आई थी उन अंडों को खाने के लिए और उछक कर क्या किया था? वो दो अंडे में से एक अंडा टूट गया था। तो यहाँ पर एक अंडा इस तरह से टूट जाता है ना, तो दूसरा अंडा क्या होता है? उनकी माँ जब देखती है, लेखक की माँ इस नेस्ट को देखती है कि एक अंडा टूट गया, तो वह क्या करती है? नेस्ट को ले जाकर दूसरे स्थान पर रखने की चेष्टा करती है। जब दूसरे स्थान पर रखने की चेष्टा करती है, तब अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है? उसका दूसरा अंडा जो है वह भी टूट जाता है। तब लेखक की माँ किस तरह से पछताती है, ये आगे पार्ट में देखेंगे। चलिए चलते हैं। कबूतर परेशान से इधर-उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो यह कबूतर जो है, उनके अंडे टूट चुके थे ना, इसलिए दो कबूतर रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। उन दुखी को देखकर उनकी माँ ने, माने लेखक की माता जी को भी बहुत दुख हुआ था। उनके आंखों में भी आंसू आने लगे इन कबूतरों का दुख को जानकर। लेकिन आजकल कोई ऐसे हैं? आजकल क्या है, अगर घर के पास अगर कुत्ता है तो खाने के लिए उसको भी कुछ नहीं देते हैं। तो जानवर माने यहाँ पर क्या है, उतना प्यार था पहले जमाने में, जानवरों से भी उतना प्यार करते थे। लेकिन आजकल क्या है, इंसान को प्यार करने का भी हमारे पास समय नहीं है, वही बताना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। देखिए आगे चलकर, इस गुनाह को खुदा से मुआफा करने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की माफ करने की दुआ मांगती रही। एक अंडा जो है बिल्ली के वजह से टूट गया था, और दूसरा जो अंडा है माताजी के हाथ से टूट गया था। तो उसके इस गुनाह को याद कर कर माताजी बहुत रोती थी। रोना ही नहीं, नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से माफी मांगते थे। एक्चुअली उनके हाथ से जो है अनएक्सपेक्टेडली हुआ था, पर्पसली तो नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेडली हुआ था, लेकिन इसके लिए वो बहुत रोई थी। रात भर नमाज पढ़कर भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें माफ करें। आगे देखिए, तो ये था एक स्टोरी, अपनी माँ के बारे में बताए थे। अभी देखते हैं दूसरा क्या बोल रहे हैं। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। क्या हुआ था? पहले जो ग्वालियर से मुंबई की जो दूरी थी, मैंने पूरा चेंज हो गया। ऑटोमेटिकली देखते रहना, साल जब बदलते जाएंगे ना, जब ईयर्स जब पास होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां का पूरा जो है एकदम, जो झोपड़ी थे, जो हट थे, वो बड़े बड़े बिल्डिंग में बदल जाएंगे। इसी तरह से होता है ना, इसी तरह से यह चेंजिंग के बारे में यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं। देखिए, वार्सोवा में जहां आज मेरा घर है, वार्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल था। पहले वो प्लेस में क्या था, पूरा जंगल ही था, पूरा फॉरेस्ट ही था। पेड़ थे, जंगल है तो ऑब्वियसली पेड़ रहेंगे, और पेड़ों पर परिंदे रहेंगे, परिंदे माने पक्षियां थे, दूसरे दूसरे जानवर थे। लेकिन आज ये सब नहीं है, क्योंकि इस बस्ती को बनाने के लिए, इस गांव को बनाने के लिए ये पेड़ सब काट कर जंगल को पूरा निकाल दिया गया। ये बात बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई।
अब क्या हुआ, ये समुद्र के किनारे जो है, पहले यहाँ पर जंगल थे, ये सब पूरा जंगल ही था, पूरा फॉरेस्ट ही था। लेकिन आज क्या हुआ, बड़े बड़े यहाँ पर मकान बनकर अच्छे से बड़े बस्तियां बन चुकी हैं। ये बोल रहे थे, देखें क्या होता है। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चिरंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इस बस्ती के कारण, इस बस्ती को बनाने के कारण बहुत से परिंदे, बहुत से पक्षियों का घर जो है छीन लिए गए थे। इनमें से क्या हुआ था, कुछ पक्षी जो है उड़कर कहीं चले गए थे, लेकिन कुछ पक्षी यहीं पर इधर उधर भटक रहे थे। अस्थायी घर, यहाँ वहाँ डेरा माने अस्थायी घर, नॉट ए परमानेंट हाउस। ओके, इधर उधर जहाँ चले प्लेस मिला वहां पर घर बनाए, रहने लगे। इस तरह से होता रहे। ये सब किसके लिए हुआ था, बिकॉज वो बस्ती बनाने के कारण से ये सब पूरा हुआ था। से दो कबूतरों ने यहाँ पर ये पहले के बारे में बोले थे, अब ये उनके शादी होने के बाद में एक स्टोरी बोल रहे हैं। तो शादी होने के बाद उनके घर में कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मकान पर, मचान पर की सहायता से बनाया गया ऊंचा स्थान मंच। यहाँ पर देखना, ये क्या है, लेखक की जब शादी हो चुकी थी उसके बाद उनके जो मकान था, उनका अपार्टमेंट जो था ना, फ्लैट था, वो फ्लैट के पास एक खिड़की थी, मैंने फ्लैट के वो अगर खिड़की थी, वह खिड़की के दौरान वहां पर फिर से मैंने दो कबूतर, एक कबूतर के जोड़ा आकर वहां पर अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। बच्चे अभी छोटे थे, ये कबूतर के बच्चे क्या है, बहुत छोटे थे। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, उनका भी घर है। लेखक क्या बोल रहे हैं, ये कबूतर के जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए इनके खाने पीने की देखभाल कौन करना पड़ता है, बड़े कबूतरों को करना पड़ता है। और ये बड़े कबूतर जो है उनकी खाने की व्यवस्था करने के लिए हमेशा दिन में बार बार बाहर जाना, फिर अंदर आना, बच्चों के लिए कुछ लाना, फिर बाहर जाना, फिर बच्चों के लिए कुछ लाना, मैंने ऐसे आना जाना करते ही रहते थे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेखक जी बोल रहे हैं कि यहाँ उनका भी घर है, यहाँ कबूतरों का भी घर है ना, इसलिए। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। कब ये क्या बोल रहे लेखक, ये जो कबूतर आते जाते थे ना, ये आते जाने के टाइम क्या करते थे, बहुत परेशानी करते थे, बहुत परेशानी करते थे। कभी कभी जो घर में सामान है उनको तोड़ देते थे, नीचे गिर जाने के कारण जो शेल्फ में सजाए जो सामान है ना, वो आने जाने के वजह से उनके पंखों लगकर ये नीचे गिर जाना, ये टूट जाना, ये सब पूरा होता था। इतना ही नहीं, कभी कभी क्या है, लेखक के लाइब्रेरी में घुस जाते, उनकी जो निजी लाइब्रेरी है उसमें घुस जाते थे, और वहां पर कबीर के पिक्चर, जो मिर्जा गालिब जो राइटर्स है ना, उनके पिक्चरों को उन्हें माने डिस्टर्ब करते थे। सताना माने डिस्टर्ब करना, माने वो पिक्चर्स को क्या करते थे, वो अपने चोंच से मारते थे, अपने चोंच से मार देते थे। इसलिए ये लेखक इस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है, उनके आने की खिड़की को बंद किया जाने लगा है। तो लेखक की जो बीवी थी, लेखक की बीवी ने क्या किया था, ये कबूतर जो आकर रोज परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उनकी जो आलिशान घर था, माने कबूतरों को जो आलिशान घर था, घोंसला था, एक आने जाने का रास्ता बंद करने के लिए खिड़की के पास
लेखक की पत्नी ने एक जाली लगा थी, एक नेट को लगा दिया था और उसके बच्चों को क्या किया था, जो छोटे कबूतर के बच्चे थे ना, उन बच्चों को दूसरे जगह रख दिया था। हमारे अभी उनका खिड़की जो है पूरा आने जाने की खिड़की जो है पूरी तरह बंद हो चुकी थी। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब ना सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। लेखक क्या बोल रहे हैं कि इनकी बीवी ने वहां पर दरवाजे खिड़की पर जो है नेट लगा दिया और इसकी वजह से क्या हुआ था, दोनों कबूतर जो है रात भर खामोश चुपचाप बैठकर उदास बैठे थे। आप लेखक क्या बोल रहे हैं, अभी वो सुलेमान भी नहीं है जो इनकी भाषा समझ सके। पहले स्टार्टिंग में, इस पार्ट के स्टार्टिंग में सुलेमान के बारे में बताया था ना। सुलेमान जो आदमी है वो एक बादशाह है जो ना कि सिर्फ इंसानों के जीव जंतुओं के भी वह राजा थे, वह सबकी भाषा जानते थे। लेकिन अब यहाँ सुलेमान नहीं है और ना ही उनकी माँ। माँ क्या था, माँ के बारे में भी स्टोरी बताया था ना पहले स्टार्टिंग में कि माँ के हाथ से जो अंडा छूट जाता है उसकी वजह से पूरी रात माँ जो है दुखी होकर पूरी रात नमाज में काटती है। मतलब उनको दुख को समझ सकती है, उनको दुख समझने वाले अभी कोई भी नहीं है। देखिए आगे चलकर, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती हैं और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह नदियां बिना किसी भेदभाव के, क्या बोल रहे हैं, जिस तरह नदियां जो हैं, ये ऊपर जो दोहा दिया है ना, उस दोहे का भाव यहाँ पर दिया गया है। नदियां सींचे खेत को, नदियां सींचे खेत को, ये नदियां जो है ये है ना, ये धान का खेत है, मैं इसको नहीं सींचूंगा, इसको पानी नहीं दूंगा। ये गेहूं का खेत है, मैं इसको पानी दूंगा। ऐसा भेदभाव जो है नदी में नहीं रहता, नदी सभी खेतों के लिए पानी देते हैं। और तोता जो है अपनी मर्जी चाहे जिस बगीचे में जाकर आराम से आम खा लेते हैं। उसी प्रकार उसी तरह से सूरज भी बिना किसी के भेदभाव के सभी को जगाकर सबको काम देते हैं, सबको उठाकर काम देते हैं। ये था हमारा पाठ। ओके, माने यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले आजकल नहीं है। पहले जो सुलेमान थे या उनकी माँ थी, इनके बारे में यहाँ पर स्टोरी बताए है ना। कवि का कहना है कि हाँ, आजकल किसी के दुख में दुख होने वाले कोई नहीं है। ये तो हमारा पाठ, इसका मॉरल भी यही था। अभी हम इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मैंने आपको यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हैं, इन 6 प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना है, उसके बाद में इसको बाय हार्ट करना है आपको। देखिए फर्स्ट प्रश्न, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? फर्स्ट स्टार्टिंग में आया था ना, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे, पीछे क्यों कर रहे थे? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हड़प कर बड़े बड़े इमारत और मकान बनाना चाहते थे। इस कारण से धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है समुद्र, जो है धीरे धीरे। यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया, देखना बच्चों। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर, माने समुद्र की जो जमीन है, समुद्र का प्लेस जो सी का प्लेस है, उस प्लेस को लेकर वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, बिग बिग बिल्डिंग्स जो है बनाना चाहते हैं। इसी कारण अभी समुद्र को क्या करना पड़ा, धीरे धीरे सिकुड़ते जाना पड़ा, माने वहां पर एडजस्ट होकर जाना पड़ा समुद्र को। दूसरा प्रश्न देखना, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी
और क्यों? लेखक की माँ बोलती थी ना कि शाम के समय हमें पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि पत्ते भी उनके भी प्राण होते हैं, वह रोएंगे, बदुआ देंगे। उसी का आंसर यहाँ पर है। लेखक की माँ सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्तों को तोड़ने से मना करती थी। माने सनसेट होने के बाद, सूरज ढलने के बाद माने सनसेट होने के बाद पेड़ों के पत्तों को तोड़ने से मना करती थी। उनका विश्वास था कि संध्या के समय फूलों को तोड़ने से फूल पत्तियां बदुआ देती हैं। संध्या समय इवनिंग टाइम में अगर हम लोग फूल या पत्तों को तोड़ें तो वह पेड़ जो है हमें बदुआ देते हैं। वे पेड़ों की पत्तियों और फूलों में भी जीवन का होना मानते हैं। माने लेखक की माँ क्या बोलती है, पेड़ पौधे भी जीवन जीते हैं, वे भी जैसे हम जैसे जीवन जीते हैं ना, इसी तरह से पेड़ पौधे भी जीवन जीते हैं, उनके भी प्राण होते हैं। इस तरह से बोलती थी। अभी देखिए तीसरा प्रश्न, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में जो असंतुलन आया था उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन के भयंकर परिणाम सामने आए हैं। गर्मी में अधिक गर्मी पड़ना, असमय वर्षा होना, भूकंप, बाढ़ तथा तूफान आना, नए नए रोगों का बढ़ना आदि प्रकृति में असंतुलन के ही परिणाम है। माने ये प्रकृति के असंतुलन के कारण क्या हो रहा है? गर्मी में अधिक गर्मी होना, समर सीजन में बहुत गर्मी होना, देखना 44 डिग्री सेल्सियस इस तरह से आता है, तो कितना गर्मी होता है ना। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब प्रकृति के असंतुलन की वजह से हो रहा है। और प्रकृति का असंतुलन कौन कर रहे हैं? हम लोग ही कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं अपने अपने घर बनाने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है? प्रकृति में असंतुलन आ जाती है। प्रकृति में जब असंतुलन आ गया तो गर्मी में और बड़ा गर्मी हो जाती है। असमय वर्षा माने रेनी सीजन में रेन होना, लेकिन इस तरह से नहीं होता है, बिना टाइम ही वर्षा होने लगती है, जो यूज ही नहीं है उससे हानि है। भूकंप आने लगते हैं, फ्लड्स आने लगते हैं, और नए नए डिसीज, ये भी प्रकृति के असंतुलन के कारण ही आते हैं। देखना चौथा प्रश्न, बढ़ती हुई आबादी का परिणाम पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ना, इसका इफेक्ट नेचर पर कैसे गिरा? इन्वायरमेंट पर कैसे गिरा? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर काफी प्रभाव, इसके कारण मनुष्य ने समुद्र को पीछा सरका कर उसकी जमीन पर अपने रहने की जगह बना ली। पेड़ों की निरंतर कटाई की जगह जा रही है तथा लगातार प्रदूषण के फैलने से पशु पक्षी बस्तियों से दूर हो गए हैं। मैंने यहाँ पर बढ़ती हुई आबादी के कारण क्या हुआ था? पर्यावरण पर बहुत ही इफेक्ट दिखाया था। समुद्र को पीछे ढकल दिया था। समुद्र को क्या कर रहे हैं? पीछे ढकल कर उसकी जमीन को, जो सही का प्लेस है, उसी को हम लोग ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? पेड़ों को निरंतर काट रहे हैं। पेड़ पौधों को क्या कर रहे हैं? काट कर दे रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ? प्रदूषण फैलने लगा। इसके कारण प्रदूषण फैलने लगा। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को भी, बस्तियां बनाने के लिए पशु पक्षियों को भी हमें दूर करना पड़ा था। और देखना, और इसके आंसर, पर्यावरण का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। पर्यावरण के इसी असंतुलन के कारण अब अधिक गर्मी और असमय वर्षा होने लगी। समय समय पर आने वाले भूकंप, बाढ़ और तरह तरह की बीमारियां भी इसका परिणाम था। बढ़ती हुई आबादी से चारों ओर वातावरण प्रदूषित हो गया, जिससे मनुष्य का सांस लेना भी कठिन हो जा रहा है। मैंने ये पर्यावरण के असंतुलन की वजह से क्या हो रहा है, इसके बारे में मैंने, गर्मी जो है बहुत बढ़ गई, और असमय जो टाइम पे, बिना टाइम पे, मैंने जो रेनी सीजन में रेन गिरना उस तरह से नहीं, जब चाहे तब बारिश हो रही है, भूकंप आ जा रहे हैं, फ्लड्स आ जा रहे हैं, बाढ़ माने फ्लड्स आ जा रहे हैं, और तरह तरह के बीमारियां आ जा रही हैं। ये सब किसके कारण? ये सब पूरे पर्यावरण के असंतुलन के कारण ही हुआ है। बढ़ती हुई आबादी से चारों ओर वातावरण प्रदूषित, और इस आबादी से क्या हुआ है? प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण भी हो रहा है। आजकल हमें सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आजकल क्या है? सांस लेना भी
मुश्किल हो गया। ये सब किसकी वजह से? पर्यावरण के बिगड़ने की वजह से। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, समुद्र को गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? मतलब समुद्र सी को जो है गुस्सा आ गया था ना, उसका वजह क्या थी और उसने अपना गुस्सा कह दिया। उसकी वजह क्या थी कि क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, समुद्र का प्लेस ले जा रहे हैं, उसको प्लेस नहीं है समुद्र को रहने के लिए, इसलिए उसे गुस्सा आया था। और गुस्सा आने के लिए उसने क्या किया था, याद है ना पाठ में, 3 शिप को जो है मुंबई में एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में फेंक दिया था, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। बड़े बड़े बिल्डर धीरे धीरे समुद्र के पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर इमारतें बनाते जा रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर क्या करें, समुद्र को पीछे ढकलकर, पीछे उसको लेकर उधर वहां पर बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दे रहे हैं। जब इन बिल्डरों ने समुद्र की सारी जगह पर ही अधिकार करना चाहा तो समुद्र को गुस्सा आ गया। तो धीरे धीरे समुद्र को पीछे ढकल दे रहे हैं, तो समुद्र को गुस्सा आ गया क्योंकि मेरा पूरा प्लेस जो है इंसान ले रहे हैं। गुस्सा आने के बाद में समुद्र ने क्या किया, उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक दिन रात को क्या किया था, 3 समुद्री जहाज को, 3 शिप्स जो हैं शिप्स को उठाकर 3 अलग अलग दिशाओं में भेजा, 3 डिफरेंट साइड्स में उस शिप को फेंक दिया था। और भी ये देखना, एक जहाज वर्ली के समुद्र के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा जो है करकट रोड के सामने गिरा और तीसरा जो है गेटवे ऑफ इंडिया पर गिरकर पूरी तरह टूट गया। इस प्रकार करके बिल्डरों ने चेतावनी दी थी। इस प्रकार करके मैंने चेतावनी दी थी। कौन वार्निंग दिया था? समुद्र, बिल्डरों को समुद्र वार्निंग दिया था। जैसे जो 3 शिप जो है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट साइड्स में डाल दिया था ना, डालकर एक है ना गेटवे ऑफ इंडिया के पास, एक काटर रोड के पास, ये सब क्या है, किसकी वजह से हुआ था? ये सब पूरा समुद्र को गुस्सा आने की वजह से हुआ था। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक आशय दिया गया, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इस आशय को स्पष्ट करने के लिए लिखा है, इस आशय को बताने के लिए लिखा है। क्या है देखना, इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों चिरिंदों से उनका घर छीन लिया है, उनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। अभी पाठ में हमने देखा ना, ये वही लेखक का आशय यह है कि बढ़ती हुई आबादी के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण मनुष्य को अनेक बस्तियों को बसाना शुरू कर दिया। मनुष्य को क्या है, अनेक बस्तियां चाहिए, अभी नगर चाहिए, प्लेस चाहिए मकान बनाने के लिए, सब करने के लिए। इसलिए क्या हुआ, बस्तियों को बसाने के लिए जंगलों को काट डाला। इन बस्तियों को बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया था, जंगलों को काट डाला था। और जंगलों को काटने से क्या होगा, वहां पर पेड़ रहेंगे ना, वो पेड़ की वजह से, पेड़ के ऊपर क्या रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, ये सब पूरे बेघर हो गए। और भी इसके आंसर देखिए, बस्तियों ने इन पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ पशु पक्षी लोगों के बसने के कारण शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा पाए उन्होंने इधर उधर अपने रहने की जगह बना ली। ये पशु पक्षी इन बस्तियों के आसपास की ही मंडाते रहते हैं। तो ये बस्तियां बसने के कारण क्या हुआ था, वहां से सभी पशु पक्षी जो है चले गए थे, कुछ कहीं और चले गए थे, कुछ क्या है कहीं नहीं जाने के कारण इधर उधर वहीं पर भटकने लगे थे, वहीं पर भटकने लगे। ये थे 6 प्रश्न। ओके, इससे ये आपका पाठ भी समाप्त हो गया और इसके 6 प्रश्न जो है ये भी समाप्त हो गए। आप इन 6 प्रश्नों को अपने पाठ्य पुस्तक में, आपके जो नोट्स है ना, नोटबुक में 6 प्रश्न, आपको पहला पाठ का भी नोट्स दिया था ना, उसको लिख लिया ना, अब ये दूसरे पाठ का भी नोट्स वहां पर लिख देना। आपको इसके ऊपर टेस्ट भी होगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब आपको इसको पढ़कर आना होगा। ओके, आपको इसके ऊपर टेस्ट रहेगा। ओके माँ, अभी यहाँ पर रुकते हैं। हाँ, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके ना।